हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 544 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक का इतिहास। 544 से 412 ईसा पूर्व के बीच में बेटा 1600 महाजनपद हुए हैं। 1600 महाजनपद, इन 1600 महाजनपद में मगध सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य था। मगध की राजधानी उस समय थी राजगृह और यहाँ पर हैरेक वंश का शासन था। हैरेक वंश के जो शासक थे उनका नाम था बिम्बिसार। इन्होंने बौद्ध धर्म अपना रखा था और बिम्बिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपना राजधानी बनाया। यानी कि राजगृह, इस राजधानी का निर्माण किसने और अपने हैरेक वंश की राजधानी बनाई। बिम्बिसार ने मगध पर करीब 52 वर्ष तक राज किया। महात्मा बुद्ध के समकाल की सेवा के लिए बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीविक को भी वहाँ पर भेजा था। इनके बाद इनके उत्तराधिकारी अजातशत्रु, इनको पितृहत्ता वंश बोला जाता है। यानी कि जो भी उत्तराधिकारी था उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद राजगद्दी प्राप्त की थी। बिम्बिसार की मृत्यु अजातशत्रु के द्वारा की जाती है और अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया और ये जैन धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। इनके बाद इनका उत्तराधिकारी उदयन था। उदयन ने पाटलिपुत्र ग्राम की स्थापना की और ये भी जैन धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने अपनी पाटलिपुत्र राजधानी बनाई। अंतिम हैरेक वंश के शासक थे जिनका नाम था नागादश। ठीक है, नागादश जो थे इन्होंने यानी कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी, हैरेक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागादश था। नागादश को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी में सीट से हटाकर और वहाँ पर शिशुनाग वंश की नींव रख दी। इसी के समय में पहली अजातशत्रु के समय में पहली बौद्ध संगति हुई जो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ये अजातशत्रु को महात्मा बुद्ध का समकालीन माना जाता है। ठीक है, अब 412 से 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। यानी कि शिशुनाग वंश की स्थापना यहाँ पर कर दी गई है। अब इन्होंने क्या किया कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित कर दी और इनके समय में ही 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगति हुई है जो काला अशोक के नाम के समय में हुई थी। अब अंतिम नंदवंश का अंतिम जो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था उसका नाम था नंदीवर्धन। ठीक है, अब नंदवंश स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि नंदवंश का संस्थापक महान पद्मनंद था। नंदवंश का अंतिम शासक था धनानंद। 394 से 322 ईसा पूर्व में इन्होंने महापद्मनंद ने भी पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी रखा। इसके समय में नंदवंश के 9 राजा हुए हैं। अंतिम राजा धनानंद था। अब कलिंग विजय यानी कि कलिंग विजय का उल्लेख कहाँ से मिलता है? खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में इसका वर्णन दिया गया है। इनके बाद अंतिम धनानंद जो शासक था उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से युद्ध में पराजित कर दिया और एक मौर्य वंश की नींव वहाँ पर रख दी गई। 323 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व मौर्य वंश का कार्यकाल है। अब उसके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इन्होंने क्या किया, धनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मदद की थी, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना दिया गया कौटिल्य को। इन्होंने अपने साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र रखी और चंद्रगुप्त मौर्य जो था मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा और ये जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म 305 ईसा पूर्व में इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया गया और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य के जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा इन्होंने ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में शरणवेलगोला में हो जाती है। 298 में ईसा पूर्व में शरणवेलगोला में हो गई। इसके बाद उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार राजगद्दी पर बैठता है और 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर विराजमान हुआ। ये अमित्र घाट के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। अमित्र घाट के नाम से। ठीक है, अमित्र घाट के नाम से इनको जाना जाता है। यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रु विनाशक। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार भी कहा गया है। बिंदुसार के शासन के समय में
तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने बिंदुसार ने पहले सुसेन और उसके बाद अशोक को भेजा था। ठीक है। बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार बिंदुसार 16 राज्यों में विजेता बताया जाता है। इसके बाद इनका उत्तराधिकारी आता है अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक एक महान सम्राट हुआ है। 269 ईसा पूर्व में यह मगध की राजगद्दी पर बैठता है और इसके बाद 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठता है। और इन्होंने क्या किया कि अपने शासन के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और आगे से कोई भी लड़ाई न करने के प्रण ले लिया, क्योंकि इतना ज़्यादा खून खराबा अत्याचार हुआ, जिसको देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। और अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक को दिया जाता है। अशोक ने काफ़ी शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया है। इन्होंने काफ़ी शिलालेख इनके लिखे हुए हैं। अशोक के लेखों में जिनकी संख्या 7 है, ब्रह्मी लिपि ज़्यादा लिखी गई है, जो अलग अलग स्थानों पर पर्याप्त हुए हैं। ये था मगध 16 महाजन पदों का उल्लेख, जिसमें 544 ईसा पूर्व से और 232 ईसा पूर्व तक का इतिहास बताया गया है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो शेयर और लाइक करना न भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।